Good afternoon. Good afternoon. Stock DRR and CCA, that is Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। हम पहला एपिसोड पिछले हफ्ते में किया था, जो हमारे एक थे एक्सपर्ट सोनू कुमार, उनके साथ हम लोगों ने किया है। आज का जो है चर्चा जो है रंजन कुमार हैं, जो जिनका 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है डिजास्टर फील्ड में काम करने का। इन्होंने बहुत सारे संस्थाओं में काम किया है। अभी जो है इनका संबंध जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, दैट इज एनआईडीएम के साथ रहा है, और एनआईडीएम के साथ रह करके पूरे देश भर में इन्होंने इस मुद्दे को लेके लोगों ने ट्रेनिंग दिया है और जागरूकता अपनाया है। डीआरआर क्यों जरूरी है, सीसीए क्यों जरूरी, इसका चर्चा हम पिछले बार कर चुके। तो आज हम बात करेंगे स्कूल सेफ्टी को लेकर, है ना, कि स्कूल सेफ्टी क्या है और क्यों ये जरूरी है। व्हाट इज स्कूल सेफ्टी एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। रंजन जी। धन्यवाद सर। मुझे आपने एक बहुत ही प्रमुख बिंदु को प्रकाशित करने के लिए आमंत्रित किया है। आज के इस चर्चा में हम स्कूल विद्यालय की सुरक्षा की बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं 6 to 8 आवर इस विद्यालय में रहते हैं, और उनकी जो सुरक्षा है एक बहुत बड़ा बहुत जरूरी है किसी भी विद्यालय के लिए, कि बच्चे को कैसे सुरक्षित रखा जाए फ्रॉम घर, होम टू होम। जो स्कूल सेफ्टी की बात करते हैं उसको ध्यान में रख के बच्चे को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। सबसे पहले मैं स्कूल सेफ्टी और विद्यालय की सुरक्षा को हम कैसे परिभाषित करेंगे उसको जानते हैं। तो जो मेन चीज है कि स्कूल सेफ्टी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे बच्चे को इस तरह के वातावरण दें जहाँ पे बच्चे जो है फ्री अनुभव करें, किसी तरह का उनको किसी तरह के थ्रेट न हो उसके पास, या क्रिएटिंग सेफ इन्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रन स्टार्टिंग फ्रॉम होम टू देयर स्कूल एंड बैक। जब वो स्कूल जाते हैं और स्कूल में वापस आते हैं तो ईच जाने से लेकर आने तक में उनके सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाए। इसको हम स्कूल सेफ्टी के अंतर्गत हम जानते हैं। और स्कूल सेफ्टी इसलिए जरूरी है कि जहाँ तक हम अगर डाटा की बात करें स्कूल के बारे में, जो अभी तक जितने भी आपदा हुए हैं, यहाँ पर हम क्लाइमेट चेंज किस तरह से स्कूल को इफेक्ट करता है और किस तरह से, जैसा कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर की बात करते हैं, जहाँ पर क्लाइमेट की बात कर क्लाइमेट से रिलेटेड जो डिजास्टर होते हैं किस तरह से स्कूल को प्रभावित करते हैं। तो इंडिया जैसे क्लाइमेट चेंज जो है बहुत सीवियरली डिस्टर्ब करता है बच्चे के एजुकेशन सिस्टम को। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बच्चे बहुत ही वनरेबल होते हैं, बहुत ही वनरेबल। वो किसी भी डिजास्टर में क्योंकि जो बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं या अपने टीचर पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए होम टू होम स्कूल सेफ्टी की बात करते हैं। और जहाँ तक अगर बात करेंगे कि हम डाटा अगर लें पिछले 10 साल या रिसेंट कोई अगर डाटा भी लेते हैं, तो जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो जितने भी डिजास्टर हुए हैं रिसेंटली, अगर बात करें एक्सट्रीम वेदर इवेंट, एक्सट्रीम एक्सट्रीम सिचुएशन, जो वेदर इवेंट है, जो क्लाइमेट में जो चेंजेज आए हैं, जो वातावरण में चेंजेज आए हैं, उसका किस तरह से इम्पैक्ट हुआ है। अधिक वातावरण में चेंज होने के कारण हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में, हमारे देश के विभिन्न राज्यों में जो डिफरेंट तरह के डिजास्टर्स इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे लाइक फ्लड, हीट वेव, साइक्लोन, लैंडस्लाइड। ये वन ऑफ द रिसेंट एग्जाम्पल अगर लें तो वायनाड लैंडस्लाइड,
जिसमें अच्छा केरला फ्लड की बात करें, देखिए इन 2018 इन केरला फ्लड्स, उसमें अगर बात करें तो ये 1613 स्कूल्स जो है बुरी तरह से प्रभावित हुए, और उसमें बहुत सारे बच्चे जो ड्रॉप आउट हो गए, वो स्कूल नहीं जा सके। तो इसके अलावा अगर 2022 की बात करें तो कर्नाटका फ्लड की बात करें, तो उसमें भी 7,000 प्राइमरी स्कूल जो हैं पूरी तरह से डैमेज हुए हैं और क्लोज हो गए हैं। तो आंगनबाड़ी और स्कूल की संख्या कर्नाटका फ्लड में बहुत ज़्यादा थी। तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि बच्चों की सेफ्टी ज़रूरी है उसका, क्योंकि डिफरेंट क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर जो है वो बुरी तरह से प्रभावित करता है बच्चे के स्कूलिंग सिस्टम को। थैंक यू रंजन जी, इतने अच्छे तरह से इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसी से एक दूसरा जो है, जो मुद्दा जो आता है कुछ है, वो ये है कि इसमें की चैलेंजेस कहाँ हैं? व्हाट आर द की चैलेंजेस स्कूल फेस इन इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रक्चरल मेजर्स फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड हाउ कैन दे ओवरकम दिस? जो मेजर चैलेंज है स्कूल के पास, स्कूल जो है चैलेंज है, जैसे बात करते हैं कि स्कूल, जो मोस्ट ऑफ द स्कूल जो है जिसकी बिल्डिंग आउटडेटेड है, कहीं पे, जैसे मैं आपकी बिहार की बात करूं, तो जब मैं बिहार में था उस समय कोसी फ्लड के दौरान जब वहाँ था, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी स्कूल जो बने हुए थे स्पेशली कोसी एरिया में, वो ज़्यादातर जो है एम्बैकमेंट के नज़दीक बने हुए थे, और जो उनके उसके बिल्डिंग थे वो बहुत पुराने थे, और उसमें उस जो बिल्डिंग बनाए गए थे वो डिजास्टर प्राउन नहीं थे, डिजास्टर रिजिलियंट बिल्डिंग नहीं थे। और इसका जब भी एवरी ईयर अगर फ्लड आता था तो लो लाइन एरिया में होने के कारण वो जो फ्लड वाटर है, जो बाढ़ का पानी है स्कूल में अंदर संबंध हो जाता था, अंदर चला जाता था, जिससे बच्चों का जो स्कूल जो है बहुत दिनों तक बंद हो जाता था। तो इसके इसमें है कि जो चैलेंज, मेजर चैलेंज जो है स्कूल के पास, कि उस समय बजट की कमी है और आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो भी स्टाफ हैं या जो भी टीचर्स हैं उनको अवेयर नहीं है डिजास्टर के बारे में, टेक्निकल एक्सपर्टीज उन लोगों के पास नहीं है, उस बिल्डिंग का जो ओल्ड ओल्ड बिल्डिंग है, ओल्ड बिल्डिंग का रिट्रोफिटिंग नहीं हुआ है, एक रिट्रोफिटिंग एक चैलेंज है, सेफ्टी ऑडिट सेफ्टी ऑडिट जो है, जहाँ तक कि स्ट्रक्चरल मेजर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल मेजर का मतलब होता है कि फिजिकल पार्ट ऑफ द स्कूल, लाइक स्कूल स्ट्रक्चरल मीन्स जो ढांचा ढांचा जो है किस तरह का बना हुआ है स्कूल के, जैसे स्कूल का रूफ हो गया, स्कूल का फाउंडेशन कैसा है, स्कूल में जो स्कूल का जो बिल्डिंग बना हुआ है किस एलिमेंट का बना हुआ है, वो किस लेवल के वर्नेबिलिटी को वो सहन कर सकता है, या उसके फ्लड किस तरह से उसको अगर कोई फ्लड आती है तो किस लेवल तक उसमें इम्पैक्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है स्कूल के पास जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वो रिजिलियंट बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेज आए हैं कि स्कूल बिल्डिंगें गिरने के कारण या स्कूल की छत गिरने के कारण बहुत सारे बच्चे मारे गए हैं। तो स्ट्रक्चरल सेफ्टी में पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर एक मेजर चैलेंज है। अभी हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसे स्कीम निकाले हैं जिसके थ्रू बहुत सारे स्कूल बिल्डिंग को रिट्रोफिट किया जा रहा है और उसको रिबिल्ड किया जा रहा है। तो नियर फ्यूचर में जो है स्कूल से स्ट्रक्चर सेफ्टी वेरी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो अनदर चैलेंज है कि ये जो बहुत सारे राज्यों में जो है फ्लड से या साइक्लोन से जो है स्कूल में जो बच्चों को स्कूलिंग है बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। फ्लड में बहुत सारे जो जितने भी स्कूल हैं वो यूज किए जाते हैं एज ए शेल्टर। तो ये जो ड्रॉप आउट का केसेज है, आज जहाँ तक जीरो डे लॉस की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में देनी जरूरी है।
ओके, थैंक यू। सो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, है ना, अब हम चलते हैं कि स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर की बात करते हैं कि ये क्या है ना। जी। How can non-structural measures such as training and awareness program enhance a school resilience to climate-related disaster? जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं आप लोग, है ना, या फिर आप अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, तो ये जो नॉन स्ट्रक्चरल जो इंटरवेंशन है, ये कैसे जो है स्कूल सेफ्टी को और एनहांस करती है? नॉन स्ट्रक्चरल मेजर मीन्स बेसिकली हम बात करते हैं प्रिपेयर्डनेस, हम्म। मिटिगेशन एंड प्लानिंग की बात करते हैं बेसिकली। अच्छा अच्छा। इसमें तो नॉन स्ट्रक्चरल मेजर में हम लोग जो प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं तो उसमें डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं। प्रिपेयर्डनेस मीन्स लॉन्ग टर्म प्रिपेयर्डनेस एंड शॉर्ट टर्म प्रिपेयर्डनेस, दो तरह की बात होती है। तो प्रिपेयर्डनेस में लॉन्ग टर्म में प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं कि जो बेसिकली हम लॉन्ग टर्म प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं तो उसमें हम लोग पॉलिसी प्लानिंग या फ्रेमवर्क जो बनाते हैं लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। तो नॉन स्ट्रक्चरल लाइक रेगुलर डिजास्टर प्रिपेयरनेस ट्रेनिंग, मॉक ड्रिल या अवेयरनेस वर्कशॉप जो है वर्कशॉप है या टीचर स्टाफ है उनको रेगुलर होना चाहिए। ये भी जो पार्ट है नॉन स्ट्रक्चर मेजर का है। पॉलिसी और फ्रेमवर्क ऑल्सो है जो है वो नॉन स्ट्रक्चर में मेजर का पार्ट है। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात जो 2020 है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नॉन स्ट्रक्चर मेजर्स। एनडीए में गाइडलाइन फॉर स्कूल सेफ्टी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ गाइडलाइंस। So these are the structural measures for evacuation procedure. What is the evacuation procedure? What is the SOP for the for first aid, save life for during the disaster? These are the part of preparedness. These are तो अवेयरनेस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रिपेयर्डनेस। जैसे कोविड 19, वो एक एग्जाम्पल अगर हम कोविड 19 की लेते हैं तो कोविड 19 जो है, ड्यूरिंग कोविड 19 बहुत सारे स्कूल जो है बंद हो गए थे। और उस और बच्चों की जो कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन जो है पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। तो उसमें जो हम लोग ने ये अल्टरनेटिव अरेंजमेंट जो किया, वर्चुअल लाइन ऑनलाइन जो मोड ऑफ किए, तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हुआ है। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए कब जो है अल्टरनेटिव लॉन्ग लॉन्ग अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया। एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल जो लाइक इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्लान या कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस या इनहेंसिंग ओवरऑल रेजिलियंस के लिए बहुत जरूरी है। तो नॉन स्ट्रक्चरल मेजर में जब बात करते हैं तो स्कूल रेजिलियंस के लिए बच्चों बच्चों को, स्टाफ को और जो एडमिनिस्ट्रेशन है सभी को रेगुलर ट्रेनिंग होना चाहिए। उसका ट्रेनिंग होना चाहिए डिजास्टर से रिलेटेड। व्हाट इज द डूज एंड डोंट्स क्या हैं, डूज एंड डोंट्स डिफरेंट डिजास्टर के क्या हैं उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग होनी चाहिए उनको। सीपीआर फर्स्ट एड की ट्रेनिंग है, किस तरह से हम इवैक्यूएट करेंगे, इवैक्यूएशन प्लान भी होना चाहिए स्कूल में और बच्चे अवेयर होना चाहिए। और बच्चे के और स्कूल में एक कमेटी भी होनी चाहिए। स्कूल के जो डिफरेंट दो तरह के कमेटी होनी चाहिए जो कि स्कूल के सुरक्षा के बारे में ध्यान रखे। और ये सब सारे इसमें कमेटी में डिफरेंट डिफरेंट टीम बनाएंगे, स्कूल सेफ्टी टीम, सर्च एंड रेस्क्यू टीम, मिटिगेशन टीम, फर्स्ट एड टीम, जिसके थ्रू हम स्कूल में हम स्कूल में जो किसी भी तरह से आपदा से आती है तो उससे हम उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर के या क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन लेकर के हमें समाज में भी बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन करना होता है। और कुछ समाज का क्या रोल हो सकता है? कम्युनिटी पार्टनरशिप को कैसे देखते हैं आप? व्हाट विल बी द कम्युनिटीज पार्टनरशिप रोल इन डिजास्टर रिडक्शन एंड स्कूल सेफ्टी? जहाँ तक कम्युनिटी की बात करते हैं, समाज समाज कम्युनिटी जो है किसी भी डिजास्टर में फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम करता है। और हम्म। जो भी स्कूल जो है वो जो लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन से लिंक्ड है,
और उसके लिए जैसे कम्युनिटी पार्टनरशिप प्ले, ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कि इन स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल दोनों पार्ट में इसका इनका रोल बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि कम्युनिटी पार्टनर में स्कूल एक जो है सपोर्ट करता है अगर इस लोकल गवर्नमेंट, कम्युनिटी मतलब लोकल गवर्नमेंट एजेंसी जो है, जैसे कम्युनिटी लोकल गवर्नमेंट जैसे पीआरआई हो गया या लोकल इंस्टीट्यूशंस हो गया, वो डिफरेंट वे में सपोर्ट करता है। स्कूल का बिल्डिंग अगर पुराना है तो उसको अगर रिबिल्ड करना है तो उसका फंडिंग का प्रावधान कहाँ से होगा, किस तरह से उसके लिए फंडिंग, वो पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट पार्टनरशिप थ्रू उनके द्वारा भी वो फंडिंग का अरेंजमेंट कर सकते हैं। या स्कूल में किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो उसके लिए भी कम्युनिटी का जो वहाँ भी रोल होता है। अगर बच्चों के लिए, अगर गरीब बच्चे हैं उनके पास क्षमता नहीं है तो उनके लिए जो है कम्युनिटी जो उनके लोग आगे आते हैं और उनको हर तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। वहाँ लोकल लेवल जो एनजीओ है वो प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिटी लेवल जो एनजीओ है वो आगे आकर स्कूलों में है डिफरेंट तरह के मटेरियल या स्टडी मटेरियल्स या अवेयरनेस रिलेटेड मटेरियल्स जो प्रोवाइड करते हैं जिससे उनका कैपेसिटी बिल्डिंग होता है। और जो लोकल बिजनेसमैन हैं वो अपना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, फंडिंग कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि जो मार्जिनलाइज चिल्ड्रन हैं उनके लिए इस तरह का सपोर्ट मिल सके। लोकल कम्युनिटी जो है अगर किसी तरह का डिजास्टर आती है तो कैसे उन बच्चों को सुरक्षित रखना है, उसको सुरक्षित रखने के लिए कम्युनिटी मेंबर जो है जो आगे आते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। पहले कम्युनिटी लेवल मीटिंग में उनका सहभागिता ज़्यादा होती है। जब मीटिंग होता है स्कूल में किसी तरह, तो उसमें उनकी सहभागिता जरूर होती है कि किस तरह से स्कूल को ज़्यादा सुरक्षित रखना है। अगर मॉक ड्रिल होता है तो उसमें उनका पार्टिसिपेशन भी, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फायर से रिलेटेड हो या फायर सेफ्टी से रिलेटेड हो, इन्हीं तरह से। तो इस तरह से हम कम्युनिटी का रोल बहुत ज़्यादा देखते हैं। कम्युनिटी किसी डिसीजन मेकिंग में कम्युनिटी का रोल बहुत ज़्यादा होता है स्कूल। जाते जाते मैं चाहता हूँ एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। हाँ, स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान किस तरह से इमीडिएट और लॉन्ग टर्म प्रिपेयरनेस को एड्रेस करती है। डिजास्टर मैनेजमेंट पर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हमारे कंट्री में। मेजर जो इंसिडेंट्स की बात करेंगे तो जो 1995 में डवाली में फायर जो हरियाणा में हुआ था, जिसमें 400 लोग प्रभावित हुए थे, उसमें ज़्यादातर जो बच्चे थे स्कूल बच्चे थे। उसी तरह से भुज earthquake की बात करें तो वहाँ पर भी 1,000 बच्चे जो है पूरी तरह से लॉस, जिनका कि जो जीवित मारे गए थे उससे मेजर earthquake में। उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि उसके बाद कुंभकोणम 2004 में कुंभकोणम में फायर हुआ, उसमें भी बहुत सारे बच्चे प्रभावित हुए। तो ये जितने भी मेजर इंसिडेंट जो हुए हमारे देश में स्कूलों में, उसने पूरे जो है स्कूल प्रशासन को और गवर्नमेंट को एकदम जो है ट्रिगर किया कि कैसे हम बच्चों को सुरक्षित कर सकते हैं। उसके बाद जो इस तरह से बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। 30 स्टूडेंट जो हुआ, बस खाई में गिर गई आंध्र प्रदेश में 2017 में, उसमें बहुत सारे बच्चे मारे गए। इस तरह से 25 चिल्ड्रन इंजर स्कूल बस में हिमाचल प्रदेश में हुआ। 40 स्टूडेंट है जो इंजर्ड हुए स्कूल बस एक्सीडेंट में आंध्र प्रदेश में। तो ये सारी चीज़ें, जितने भी इंसिडेंट जो हो रहे हैं बच्चे से रिलेटेड, उसके बाद आवश्यकता पड़े कि बच्चे को कैसे सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो है मेन ऑब्जेक्टिव जो था कि टुडे जो इसमें कि सुरक्षित रखने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी आया, उसमें जो है एक इंसिडेंट जो डवाली इंसिडेंस हुआ, उसमें इस इंसिडेंस के बाद, डवाली इंसिडेंस के बाद जो है
जो है जिसमें है कि नेचुरल डिजास्टर से अगर प्रभावित होते हैं तो ईच एंड एवरी स्कूल के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि फायर सेफ्टी के लिए हर स्कूल में फायर सेफ्टी का एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। और एनडीएमए ने एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइन बनाया ऑन स्कूल सेफ्टी पॉलिसी पे 2016 में, जिसका विजन था कि सेफ्टी ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वेरी मैंडे इसमें है जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गया कि बच्चे के स्कूल को सुरक्षित रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पे सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव आया उसके हिसाब से हर एक स्कूल को, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, उसको तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल एंड करनी मस्ट फॉलो सेफ्टी मेजर फॉलो करना बहुत जरूरी है उसके लिए। और स्ट्रक्चरल और नेशनल बिल्डिंग कोड जो बना हुआ है उसके आधार पर स्कूल की बिल्डिंग होना चाहिए। स्कूल में जो है फायर एक्सटिंग्विशर हो एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। तो इस तरह की चीजें जो है आया। उसके बाद जो है नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 आया, उसमें भी बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए गए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया, उसके हिसाब से डिजास्टर मैनेज तो ये लीगल प्रोविजन जो जरूरी हो गया कि दोनों स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल जरूरी है सेफ्टी ऑफ स्कूल के लिए, सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है उसके लिए मैंडेटरी कर दिया गया। और एनडीएमए के गाइडलाइन के अनुसार एवरी स्कूल को, प्रत्येक स्कूल को जो है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना है। और इस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में जो है उसमें आपका जो है बच्चों के लिए मैंडेटरी इसलिए किया गया है कि स्कूल सेफ्टी प्लान का मतलब होता है कि सारी चीज एक जगह होना, सारा इंफॉर्मेशन स्कूल के बाद। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के अनुसार डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल जो हमारा है ड्यूरिंग डिजास्टर, आफ्टर डिजास्टर, प्री डिजास्टर्स, क्या मेजर्स लेने हैं, मिटिगेशन में क्या हमारा प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग हो गया। इस डिजास्टर प्लानिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली फर्स्ट हम लोग करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जब डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान स्कूल का बनाते हैं तो उसमें पहले हम उसके HRVC कहते हैं, हैजार्ड रिस्क वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करते हैं कि यहाँ जहाँ स्कूल लोकेटेड है उस स्कूल का क्या वल्नरेबिलिटी है कि किस तरह के हैजार्ड से ऊपर स्कूल प्रभावित हो सकता है, उस लोकेलिटी में किस तरह के हैजार्ड्स हुए हैं। और उस स्कूल क्या वो जो स्कूल है लास्ट प्रीवियस ईयर या यानी किसी भी टाइम में किसी तरह के डिजास्टर से प्रभावित हुआ है कि नहीं, तो उसके हैजार्ड वल्नरेबिलिटी और क्या कैपेसिटी है उस स्कूल में, वहाँ उसके आधार पर हम असेसमेंट करने के आधार पर उसका प्लान बनाते हैं, प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाते हैं, मिटिगेशन क्या क्या प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाते हैं, मिटिगेशन प्लान बनाते हैं, रिस्पांस प्लान बनाते हैं और इवैक्यूएशन प्लान बनाते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है कि प्लानिंग इसलिए जरूरी है कि प्लानिंग करने के बाद हम बच्चों को उस तरह के रिक्वायरमेंट किस तरह का रिक्वायरमेंट है, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, रेगुलर ट्रेनिंग की जरूरत है, डिफरेंट बच्चे अवेयर हैं कि नहीं, डूज एंड डोंट्स के बारे में जानकर। तो प्लानिंग इसलिए जरूरी है कि जो किसी भी आपदा का जो इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए क्या मेजर ले सकते हैं और उससे उससे जिससे कि बाद में बच्चे सुरक्षित रहें। तो थैंक यू रंजन जी। आज इस दूसरे एपिसोड में लेट्स टॉक DRR एंड CCA और आपका बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन रहा। मुझे लगता है कि ये काफी लोग उसको फायदा उठाएंगे आपके इस चर्चा से, आपके इस एक्सपीरियंस से। सो ऑन बिहाफ ऑफ कल्लोल इंडिया जो ये चैनल है, इसके बिहाफ पे मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप समय निकालेंगे। मैं जानता हूँ आप बहुत बिजी हैं, बट मुझे लगता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है और सबको इसके बारे में बात करनी चाहिए,
लेट्स टॉक डीआरआर एंड सीसीए का पर्पज ही है कि एवरीबॉडी शुड टॉक अबाउट इट। अभी ये जो ना इस आम जन का ये चर्चा का टॉपिक नहीं बना है, क्योंकि ये जो आपदा जो है सबके कंसर्न है। किसी एक इंसान का नहीं है, या जो संस्थाएं काम करी उनका नहीं है, या जो लोग प्रभावित उसका नहीं है। आज आज आप देख रहे हैं कि पंजाब में उत्तर प्रदेश में, हिमाचल, उत्तराखंड पूरा फ्लड से कैसे प्रभावित है। तो ये सभी का से चर्चा है। कभी फ्लड है, दिल्ली कभी है दिल्ली ना, आपका दिल्ली में दिल्ली भी में, हाँ यमुना भी जो है अपने उसको है ना कि रिस्क से ज्यादा ऊपर बह रही है और फ्लड आया हुआ है, तो सबसे संबंधित है। बट इसकी चर्चा जो है हम लोग जब भी करते हैं जब फ्लड आता है या अर्थक्वेक आता है या कुछ भी आता है। मुझे लगता है कि इसकी चर्चा सदैव होना चाहिए, ताकि हर लोग इससे अवेयर हों। तो इसी के साथ मैं एक दफा पुनः रंजन जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। और जो लोग इस डिस्कशन को देख रहे हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कृपया इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सो